नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अमृत राय की लिखी कहानी कस्बे का एक दिन। डोंगी पर 7 आदमी बैठे हुए थे। 3 तो देहाती शहराती यानी कस्बाती लड़के थे। लड़के क्या, यही 17 और 21 के बीच की उम्र रही होगी। इन 3 में से एक तो किसी महाजन का लड़का जान पड़ता था। वह पतली नाखूनी किनारे की धोती और रेशमी कुर्ता पहने था। उसके कुर्ते में सोने के बटन लगे थे। उसके सर पर सफेद गांधी टोपी और पैर में पंप जूता था। मुंह पान से रचा हुआ था। उम्र यही 17-18 होगी। रंग सांवला लेकिन नमक लिए हुए। वह किसी दहकान रईस के घर का लाड़ से बिगड़ा हुआ लड़का दिखता ही था। उसके संग जो 2 और आदमी थे वे उससे उम्र में 4-6 साल ज्यादा थे। वे शक्ल से ही बहुत घाघ नजर आते थे। उनके रंग ढंग कुछ ऐसे थे कि जैसे वे उस लड़के के आशिक हों। लेकिन बसलोचन ने पहली ही नजर में जो चीज भांप ली वह यह थी कि इन 2 घाघों ने मिलकर इस बनिए के लौंडे को उल्लू फांस रखा है और उसी के पैसे से गुलछर्रे उड़ाते हैं। उसी के सर चाट और मिठाइयाँ खाते हैं। उसी के पैसे से सिनेमा और सर्कस देखते हैं। उसी के मत्थे पान बीड़ी सिगरेट का शौक करते हैं। तो साथ में 3 तो ये लोग थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और किसी सिनेमा के बारे में रायजनी कर रहे थे। 2 आशिकों में से एक बीच बीच में कोई बजारू गाना गुनगुनाता था। बाकी 4 में एक कोई खद्दरधारी सज्जन थे जो या तो अपने परगने या मंडल की कांग्रेस कमेटी के मेंबर या सभापति थे या इसी किस्म के नेता या खुशहाल किसान थे। 2 12-13 साल के लड़के थे और एक 35-36 का तगड़ा सा अहीर था, अपने पीतल के घड़े लिए हुए। बसलोचन 8वां सवार था। माझी बड़े जोर जोर से लोगों को बुला बुलाकर डोंगी में सवार कर रहा था। बसलोचन के ये पूछने पर कि डोंगी अब कितनी देर में खुलेगी, माझी ने बड़ी मुस्तैदी से कहा, बस अब खुलती ही है बाबू। बंसलोचन भी अंदर जाकर बैठ गया और दूसरी सवारियों ही की तरह डोंगी के खुलने का इंतजार करने लगा। मगर डोंगी ना आज खुलती थी ना कल। माझी बदस्तूर गला फाड़ फाड़ कर सवारियों को आवाज दिए जा रहा था और डोंगी में बैठे हुए लोग, खासकर वे खद्दरधारी महाशय, उनकी त्योरियां पूरे वक्त चढ़ी ही रही, बुरी तरह झुंझला रहे थे। कोई कहता, अरे अब चलते क्यों नहीं, हो तो गए 12 आदमी। एक कहता, अभी हमारे सामने से 2 डोंगियां गई हैं जिनमें 5 ही आदमी थे। इनको 12 सवारियां मिल गई तब भी इनका पेट नहीं भरता। एक कहते, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यहाँ धूप के मारे हमारा सर चकरा रहा है। एक कहता, अरे भाई चलो भी, हमें तो उतर कर बहुत दूर देहात जाना है। यहीं पर इतनी देर कर दोगे तो फिर तो आज 16 दंड एकादशी। काले गठीले सख्त जान माझी पर इन झुंझलाहटों और ताने तिश्नों का कोई असर नहीं था। वह सवारियों को आवाज देने का काम बदस्तूर किए जा रहा था। इन बोलियों का जवाब वह या तो एक खिसियाई हुई हंसी से या खामोशी से या टर्रेपन से या अपने उस पिटे हुए फिक्रे से अपनी समझ में लोगों की दिलजमई करके दे रहा था। लोगों की इसी तरह पेचोताप खाते 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, आधा घंटा हुआ। लोगों के माथे पर बल पड़ गए। 2-1 ने माझी को ताव दिखलाने की गरज से अपने जूतों में पैर डाले और झोला या पोटली उठाई। लोगों को बगावत पर आमादा देखकर माझी ने डोंगी की रस्सी हाथ में ली और उसे खोलना शुरू किया। लोगों ने समझा तरकीब कारगर हुई। जूते फिर से उतार दिए गए, झोले भी वापस अपनी जगह पर रख दिए गए और लोग इत्मीनान के साथ बैठ गए कि डोंगी अब चलने ही वाली है।
मगर कहाँ। इधर लोगों ने फिर अपने जूते खोले और उधर मक्कार मांझी ने फिर रस्सी छोड़ दी। फिर 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, आधा घंटा हुआ। यहाँ तक कि बंसलोचन भी, जो बाकी सवारियों के पौन घंटा बाद डोंगी में दाखिल हुआ था, बुरी तरह उकता गया। मगर रामनगर 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 जाने वाली सवारियां इधर। 4 आने सवारी रामनगर की आवाजें उठती ही रही और धीरे धीरे करके डोंगी में 15 सवारियां हो गई। इसी वक्त एक दूसरी डोंगी नजर आई जिसमें बहुत से बोरे लदे हुए थे और 4-5 सवारियां थीं। अभी उसमें और सवारियों की गुंजाइश थी, वह जा ही रही थी। लिहाजा बंसलोचन की डोंगी के कुछ हद से ज्यादा उकताए हुए लोगों ने अपनी लाठी डंडे और झोले झोलियां उठाई और दूसरी डोंगी की ओर रुख किया। मांझी ने इस बार लोगों के यह रुख तेवर देखे तो चट उसकी समझ में आ गया कि अब की मामला टेढ़ा है, सवारियां सचमुच उतर जाएंगी। तब उसने आखिरकार और सवारियों की माया छोड़ी और नाव की रस्सी खोली। सवारियों के बैठने के 1.25 घंटे बाद डोंगी खुली और उन ऊब और थकान से अधमरे लोगों ने चैन की एक लंबी सांस ली। डोंगी धीरे धीरे सरकने लगी। पानी के बहाव के खिलाफ खेना यूं भी मुश्किल है और अभी तो बरसाती पानी का जोर भी खत्म नहीं हुआ था। लिहाजा डोंगी सरक रही थी। बंसलोचन और दूसरे लोग हिल रहे थे और ऊँघ रहे थे और 2 लड़के मांझी को डोंगी तेज करने के लिए खोद रहे थे, क्योंकि वे किसी के घर जीमने जा रहे थे और उन्हें इस बात का वाजिब डर था कि इतनी देर ना हो जाए कि सारा सिलसिला ही बिगड़ जाए। लिहाजा वे अड़ लगाए जा रहे थे, मगर डोंगी पर अड़ियल टट्टू की ही तरह उसका कोई खास असर नहीं था। इस सफर के दौरान में एकाध आदमी ने 2-1 ताने छेड़ने की भी कोशिश की, लेकिन थकान और उकताहट के मोटे पर्दे को चीरने में वे भी नाकामयाब रही। लिहाजा कुछ पज़मुर्जा ताने गलों से निकली और फिर गलों में ही समा गई। बंसलोचन भी ऊँघता ऊँघता चिनिया बादाम छीलता, अमरूद खा पानी से खेल करता जब 2 घंटे बाद बनारस से रामनगर पहुंचा तो उसके सिर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। दिन का 1 बज गया था। सख्त बरसाती धूप निकली हुई थी। 3 घंटे की उकताहट, डोंगी के सफर से पैदा सिर दर्द और नदी से घर तक घाम में पैदल चलने से बंसलोचन का हाल खराब था। फलतः वे चूर होकर एक टूटी आराम कुर्सी पर कोई 15 मिनट आंख मूंद कर लेटा रहा। वह कमरा कस्बे का ही एक नक्शा था, शहर और देहात का वही अनोखा मिलाप। एक बड़ी पुरानी जर्जर आराम कुर्सी, 2-3 3.5 टांग की दफ्तरी वाली कुर्सियां, 1-2 छोटी मेजें, 1-2 स्टूल, एक बड़ा सा तख्ता जिस पर गंदी मटमैली चादर बिछी हुई है और अड़गम बड़गम चीजों का एक ऐसा जबरजंग अंबार लगा है कि तख्ते पर बैठने को फुट भर से ज्यादा जगह निकलनी मुश्किल है। कमरे भर में ताक ही ताक जिन पर दुनिया भर की फुटकर चीज रखी है। पीने के तंबाकू का एक छोटा सा काला सा ढेर, मट्टी के खिलौने, घर में बच्चे भी तो हैं आखिर, कलम दवात, 2-1 सख्त पुरानी किताबें जिनके वर्क पीले हो गए हैं और जिनकी जिल्दें उखड़ चुकी हैं। पता नहीं ये किताबें कौन सी हैं। इनमें शायद रामायण होगी, तुलसी की भी और पंडित राधेश्याम कथावाचक की भी। इन्हीं में शायद मैट्रिक या मिडिल स्कूल की भूगोल, इतिहास, रेखागणित और नागरिक शास्त्र की किताबें होंगी। चंद्रकांता संतति होगी, गबन और गोदान होगा और इन्हीं में शायद रामराज्य और काजल के गानों की किताबें होंगी। घर का सारा पुस्तकालय इन्हीं ताकों पर अटा पड़ा है। हर रंग और मेल की किताबें गड़मड़ पड़ी हैं। इन किताबों के अलावा ताकों पर और भी चीजें हैं, जैसे साइकिल का पंप और लैंप, एकाध दिया सलाई, बीड़ी और किसी चीज की पुड़िया। इन्हीं में से एक ताक पर होम्योपैथिक दवाइयों का एक छोटा सा बक्स रखा है। कमरे भर में 4 छाते चमगादड़ों की तरह लटक रहे हैं। छत की कड़ी से या खूंटी से
या दरवाजे पर या कोने में रखे हैं, छड़ी, जूते, खड़ाऊ और पेतावे के संग। बंसलोचन के बहनोई रियासती कचहरी में अहलमद है। कभी किसी जमाने में वह होम्योपैथ भी थे। उस जमाने की यादगार के तौर पर उनके कमरे में उनका कलकत्ते के किसी होम्योपैथिक कॉलेज का एक सर्टिफिकेट टंगा है, जिसके टाइप के अक्षर भी अब बिना आंखों पर बहुत जोर दिए पढ़े नहीं जाते। पता नहीं बहनोई साहब की होम्योपैथी की लियाकत भी उनके सर्टिफिकेट की ही तरह धुंधली धुंधली और मिटी मिटी सी है, या उसके रंग अभी चटक हैं। वे बात चाहे जो हो, लेकिन इसमें तो कतई कोई शक नहीं कि अगर उनकी बीबी या बच्ची सदा बीमार रहती है तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आज भी बंसलोचन ने जाकर देखा कि उसकी छोटी भांजी मुनिया बीमार है। उसका लीवर बड़ा हुआ है, पेट आगे को निकला हुआ है, टांगे सीक जैसी हो रही हैं, खून की कमी से सारा शरीर पीला हो गया है और चेहरा कुछ अजब डरा डरा और उखड़ा उखड़ा सा है। चेहरे पर कोई ताजगी या जान नहीं है, जैसे किसी ने उसका सब रस सोख लिया हो। साल भर पहले बंसलोचन ने इसी लड़की को देखा था तो वे चिड़िया की तरह फुदकती फिरती थी। साली भर में उसकी यह दशा कैसे हो गई कि अब यहाँ बिठाल दी जाती है या खड़ी कर दी जाती है, वहां से हिल नहीं पाती। यह बात बंसलोचन की समझ में बिल्कुल नहीं आई। बंसलोचन की बहन भी अब अक्सर बीमार रहा करती है। ऐसे वे गांव की लड़की थी, तंदुरुस्त और मेहनती। शहर की लिफाफिया लड़कियों में वह नहीं थी जो फूकने से उखड़ जाती है। लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हो गया है कि जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी उसे लगी रहती है। कभी पेट में बायगोला है तो कभी दांत में दर्द है, कभी मलेरिया है तो कभी कुछ। आज भी उनके पेट में दर्द उठा हुआ था। रात भर नींद नहीं आई थी। बहुत देर तक उनके बड़े लड़के प्रकाश ने तेल और शराब मिलाकर उनके पेट में मली थी, तब कहीं जाकर कुछ थोड़ा सा आराम पाया था। सुबह से सिर दर्द का वही हाल था, न लेटे चैन था न बैठे। पेट में छुरियां सी चल रही थी। उनकी जगह पर दूसरा होता तो मछली की तरह छटपटाता, लेकिन तकलीफ सहने की उनकी इतनी आदत थी कि चादर से मुंह तक ढके खामोश पड़ी थी। दर्द से उनका चेहरा विकृत हो गया था, लेकिन मुंह से आवाज उन्होंने नहीं निकाली। इतना ही नहीं, सारे दर्द और सब कुछ के बावजूद खाना भी उन्होंने पकवाया। यो उनकी जेठानी की बहू थी, लेकिन नादान लड़की। इतने बड़े घर का चौका उसके अकेले के मान का थोड़े ही ना था। उसके भरोसे चौका छोड़ दिया जाए तो लड़के भूखे ही स्कूल जाएं और कचहरी वाले लोग भूखे ही कचहरी का रास्ता नापे। इसलिए बंसलोचन की बहन को हारी बीमारी में भी आराम नहीं नसीब होता। उसके जिम्मे जो काम है, और सारे ही काम तो उसके जिम्मे है, वह तो उसे करने ही पड़ते हैं, चाहे हंसी खुशी करे चाहे रोज ही कर। और आज जबकि उसे सबसे ज्यादा आराम की जरूरत थी, उसे रत्ती भर आराम मयस्सर नहीं हुआ। यहाँ तक कि बंसलोचन को भी आज ही खाना पीना होने के घंटे भर बाद पहुंचना था। बहन बंसी को चाहती बहुत है, लेकिन पेट में जब छुरियां चल रही हों और शरीर निढाल हो रहा हो, तब सारी चाहत धरी रह जाती है। तो भी जैसे भी हुआ, पर मर खपकर बहन ने बंसी के लिए रोटियां पकाई, एक तरकारी पकाई और बड़े प्यार से खिलाने बैठी। मगर बंसी ने बहन के चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई देखी तो उसके गले का कोर गले में ही अटक गया। यह क्या जिंदा आदमी का चेहरा है? छुट्टी के रोज खाना खाकर लंबी तानना कस्बे की जिंदगी का एक जरूरी अंग है। कहने की जरूरत नहीं कि यह नुस्खा उन लोगों का है जिनके पास इतना अवकाश है। ये थोड़े ही ना है कि 18 घंटे खटने वाले कस्बों में नहीं होते। बंसलोचन के पास वक्त ही वक्त था। उसे करना ही क्या था? लोगों को देखने सुनने गया था, वह हो ही गया। लिहाजा खाना खाकर उसने जो लंबी तानी तो 5:30 बजे शाम तक की खबर ली। उठकर उसने मुंह हाथ धोया ही था कि सुना,
महाराज काशी नरेश की सवारी उधर से गुजरने वाली है। महाराज रामलीला की शोभा बढ़ाने जा रहे हैं। बंसलोचन भी बाहर घर के छज्जे पर निकलकर खड़ा हो गया। पहले बहुत से घुड़सवार सफ़ेद और ब्राउन और चितकबरे रंग के घोड़ों पर सवार, हाथ में बल्लम लिए, हाथ के करीब ही माउजर लटकाए निकले। घोड़ा दौड़ाते हुए आए और दुल की चाल से निकल गए। उन्हें देखकर बंसलोचन को अनायास पुराने जमाने के सैनिकों या सिकंदर फिल्म की याद हो आई। उनके बल्लम में कदाचित राज चिन्ह भी लगा हुआ था। 15-20 घुड़सवारों के बाद महाराज की फिटन आई। फिटन में महाराज सफ़ेद बारीक अचकन पहने थे, जिसके नीचे से उनके लाल कपड़े झलक रहे थे। एक आदमी उनके पीछे बैठा मक्खियां उड़ा रहा था। उस वक्त यह एक अजीब सा ख्याल बंसलोचन के दिमाग में आया कि घोड़े को या गाय बैल को या किसी ऐसे जानवर को ऐसी किसी की ज़रूरत नहीं होती जो शरीर पर से और मुंह पर से और कनपट्टी पर से मक्खियां उड़ाए। मगर कहाँ राजा और कहाँ ये सब जानवर। पतली सी सड़क के दोनों ओर उनकी झुकी हुई प्रजा हाथ जोड़े हर हर महादेव करती और महाराज की जय जयकार पुकारती, और उनके बीच से गुजरते हुए उनके बदंगी को कबूल करते हुए काशी नरेश। उस समूचे दृश्य में ऐसी कोई बात थी जो बरबस चित्रपट के प्रजावत्सल महाराज विक्रमादित्य की याद दिलाती थी। फिर रात हो गई। लोगों ने खाना खा लिया और सो गए। सुबह बंसलोचन की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बहनोई और उनके दोनों लड़के और बहनोई साहब के बड़े भाई साहब बगल के घर में दाखिल हो रहे हैं। बंसी की समझ में नहीं आया कि उस घर में आग लगी है या क्या हुआ है कि सब लोग वहीं जा रहे हैं। बंसी ने अपने मन में कहा, जरूर कोई वारदात हुई हो, और वह भी लपक कर वहीं पहुंचा। वहां अच्छा खासा हड़बोंग मचा हुआ था। कोई 25-30 आदमी एक छोटी सी कोठरी और दलान में घुसे कचर कचर कर रहे थे। सब एक साथ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा बोल सब रहे थे और सुन कोई नहीं रहा था। पहले तो बंसलोचन की समझ ही में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। 3-4 आदमियों से अलग अलग बात करने पर उसे मालूम हुआ कि रात वहीं चोरी हो गई है और ये तमाम लोग मौके का मुआयना कर रहे हैं। धीरे धीरे बंसलोचन को सारी बातें मालूम हो गई। उस कोठरी और दलान में 2 विद्यार्थी रहते हैं। उनमें से एक 7वीं में और दूसरा 9वीं में पढ़ता है। रात को चोर उनकी लुटिया, फूल की थाली, बटली, फूल का गिलास सब उठा ले गए। चोरों के हाथ शायद 2-4 रुपए भी लगे। बड़े बड़े दानिशमंद लोग, एक से एक कानूनदा, जो कानून की किताबें घोट कर पी गए हैं, इस वक्त सिर हिला हिलाकर लड़कों से बयान ले रहे थे, जिरह कर रहे थे, उन्हें सलाह दे रहे थे कि उनको ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। बड़ी सरगर्मी थी। चोरी गई हुई चीज कभी लौटकर तो आती नहीं, इसलिए इसकी तो फिक्र भी छोड़ ही देनी चाहिए कि उन लड़कों को फिर कभी उनकी लुटिया गिलास के दर्शन हो सकेंगे। मगर इसमें तो कोई शक ही नहीं कि आज काफी चटपटे ढंग से दिन शुरू हुआ था। तलैया से सड़ते हुए बंधे काई लगे पानी में ढेला फेंकने से जैसी हलचल पैदा होती है, वैसी ही हलचल इस छोटी मोटी लुटिया चोरी के कस्बे की जिंदगी में भी पैदा हुई। आज की सुबह और दिनों की तरह निकम्मी नहीं थी। आज की सुबह ने तो आंख खोलते ही अपना जलवा दिखलाया था। लोगों के उत्साह का ठिकाना नहीं था। उस तूफान को देखकर यही एहसास होता था कि जैसे हीरे जवाहरात की चोरी हो गई हो। बुझे हुए चेहरे चमकने लगे थे। यहाँ तक कि मिडिल स्कूल के मास्टर साहब भी जो उधर से निकले तो वह भी इस जादू के घेरे में आ गए। उन्होंने भी चोरी में हमदर्दी से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। आगे पीछे अंदर बाहर तक सब तरफ से मुकाम को देखा। फौरन अपनी बेशकीमती राय दी कि पुलिस को खबर करनी चाहिए और बाहर आकर कुर्सी खींचकर बैठ गए। उधर से उनके एक छात्र का बड़ा भाई निकला तो उसे बुलाकर पूछा, संतू 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं जाता? भाई ने बतलाया, उसकी उंगली में गलका हुआ है,
जिससे उसे बड़ी सख्त तकलीफ है। हाँ, वह सब ठीक है, लेकिन तुमको मालूम नहीं था कि लड़का स्कूल ना जाए तो उसकी अर्जी जानी चाहिए? सो तो मालूम है मास्टर साहब, लेकिन इन्हीं सब परेशानियों के मारे अर्जी ना भेजी जा सकी। ना भेजिए ना भेजिए, उसमें मेरे बाप का क्या बिगड़ता है। अब 2-2 आने रोज के हिसाब से जुर्माना होगा, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। कहकर मास्टर साहब ने ऐसी कठोर मुद्रा बनाई कि उसके आगे पत्थर भी पानी हो जाता। उनकी उस मुद्रा को देखकर बंसलोचन को एक अजीब बौखलाहट हुई कि उसके सामने कुर्सी पर जो आदमी बैठा है वह स्कूल का मास्टर है, या कांस्टेबल, या चुंगी का दरोगा। 2 आने जुर्माने की बात सुनकर संतू के भाई के होश बागता हो गए। बेचारे मास्टर साहब की बहुत चिरोरी विनती करना चाहते थे जिसमें मास्टर साहब जुर्माना ना करें, लेकिन मास्टर साहब ने भी कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं थी कि वे ये ना समझते कि इस वक्त वही सिकंदर है, उन्हीं का पाया बुलंद है। पहले तो मास्टर साहब ने तनिक भी ना पसीजने का अभिनय किया और भूत की तरह बैठे रहे, जैसे उनके कान में आवाज ही ना पड़ रही हो। लेकिन जब संतू के भाई ने बहुत चिरोरी की और मास्टर साहब ने जान लिया कि वे अब अच्छी तरह उनके दांव पर आ गया है, तो उन्होंने धोबी पाट लगाया और संतू का भाई वह सामने जाकर गिरा चारों शाने चित। टपट कर बोले, अच्छा तो आ जाओ, अच्छे से पान लगवा लाओ और देखो 2 सिगरेट भी लेते आना, और हाँ, आगे से इस बात का ख्याल रखना, मैं बार बार माफ नहीं करूँगा, कायदे की पाबंदी होनी ही चाहिए। और बंसलोचन की ओर देखकर झेप सी मिटाते हुए जरा हंसे और बोले, अरे साहब ना पूछिए, ये बड़े जाहिल लोग हैं, इतनी सी बात नहीं जानते कि लड़का स्कूल ना जाए तो उसकी अर्जी भेजनी चाहिए। और फिर संतू के भाई को डपट कर बोले, तुम खड़े खड़े क्या सुन रहे हो, और देखना पीली वाली पत्ती भी रखवा लेना। बंसलोचन को आज ही घर वापस होना था और उसकी डोंगी का वक्त हो गया था। बहन से इजाजत लेने घर में गया तो देखा वह बिस्तर पर एकदम शांत निश्चल लेटी है। बंसी को देखकर उन्होंने उठने का उपक्रम किया, लेकिन बंसी ने उन्हें उठने नहीं दिया। बंसी ने देखा कि बहन को रात भर सख्त तकलीफ रही है, जिसकी तस्वीर उसकी आंखों में उतर आई है। नींद उन्हें नहीं आई है और आंखें लाल हैं और बाल उलझे हुए हैं। बंसी ने बाहर मर्दान खाने में आकर देखा कि वह उसकी बहन की बीमारी की छाया से बिल्कुल मुक्त है। उस वक्त वहां नगर चर्चा हो रही थी, जो ना जाने कैसे हर तरफ से घूम फिरकर उसी चोरी पर आ गिरती। बंसी के बहनोई खुद कम ही बोलते हैं, इसीलिए तख्त के एक सिरे पर बैठे वह तमाम बातचीत बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और मुनिया पास ही नंगी खड़ी, आधे पेट का फ्रॉक और उसके ऊपर एक बहुत ढीली ढाली अजीब सी बेमेल रंगों की पुलोवर पहने तेल में बनी हुई चने की घुगनी खा रही थी। गो उसका लीवर बड़ा हुआ था और अभी उसका मुंह भी नहीं धुला था और उसकी आंखों का कीचड़ बहकर गाल पर आ लगा था। बंसलोचन घाट की ओर बढ़ा जा रहा था और वे मर्दान खाने के उन बीसियों ताकों से जितना ही दूर होता जाता, उसे उनका आकार उतना ही बड़ा होता हुआ जान पड़ता। वैसे ही जैसे रोशनी दूर होने के साथ साथ छाया का आकार बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि उसे सारा कस्बा ही एक दैत्याकार ताक सा जान पड़ा, जिस पर उसकी बहन और बहनोई और मुनिया और संतू के भाई और मास्टर साहब और उन स्कूली लड़कों और उनकी लुटिया चुराने वालों की जिंदगियां फुटकर चीजों की तरह गड़मड़ गड़मड़ पड़ी हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।